Hello everyone, welcome back to GK2D. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So आज के सेशन में हमें 12th and 13th जैन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज का इन डेप्थ एनालिसिस करना है एंड यहाँ पे हम लास्ट सेशंस का रिवीजन भी करेंगे, स्टैटिक जीके को कवर करेंगे एंड क्विज के साथ इस सेशन को एंड किया जाएगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. ऐप पर काफी सारी कोर्सेज अवेलेबल है जिन्हें आपके वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन एंड दैट इज so recently Panch Amrit pledge which was in news and it is related with so recently PM नरेंद्र मोदी ने पंच अमृत प्लेज ली थी, शपथ ली थी और किससे रिलेटेड है. यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स द पंच अमृत pledge, right? स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन ऑफ द डे, which organization released the Future of Jobs Report 2025? So recently किस organization ने Future of Jobs Report 2025 को publish किया है? Answer is option number A, World Economic Forum, right? So World Economic Forum ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है और इस रिपोर्ट के थ्रू एस्टिमेशन लगाए गए हैं अबाउट एआई, बिग डेटा एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, राइट? सो जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स रहने वाली है फ्यूचर में उसके बारे में प्रेडिक्शन लगाए गए हैं इस रिपोर्ट में, दैट इज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. एज पर दिस रिपोर्ट 2030 तक 170 मिलियन न्यू जॉब्स का क्रिएशन होगा बट 92 मिलियन जॉब को रिप्लेस किया जा चुका होगा विथ द एआई एंड अदर टेक्नोलॉजी एंड रिजल्टिंग क्या रहेगा, जो नेट गेन रहेगा न्यू जॉब्स का 78 मिलियन जॉब्स रहेगी in the world as per this report, Future of Jobs Report 2025. So जो की ग्रोथ एरियाज है जिसमें इस रिपोर्ट में फोकस किया गया है, दैट इज फिनटेक, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड ऑटोनॉमस व्हीकल स्पेशलिस्ट, इनमें ग्रोथ रहेगी. और इंडिया के रिगार्डिंग कहा गया कि इंडिया लीड करेगा एआई में एंड रोबोटिक्स अडॉप्शन में, राइट? सो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिसेंटली फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट को पब्लिश किया. इसी के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात की जा रही है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को 1971 में फाउंड किया गया था और किसने फाउंड किया था? क्लॉस शॉब ने फाउंड किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. इसकी एक एनुअल मीटिंग होती है, कहाँ पे होती है? डावोस स्विट्जरलैंड में एनुअल मीटिंग होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जबकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, राइट? सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड फैक्ट्स आपने देख लिए. इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है. सो जो ये वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे फर्स्ट टाइम 1956 में यूज किया गया था और इस प्रकार जो फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज जॉन मैकार्थी, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पे हम रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, रिपोर्ट्स इन न्यूज, एंड दैट इज विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट प्लैनेट ऑन द मूव reimagining conservation at the intersection of migration, environmental change and conflict. और इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है IUCN ने, राइट? एंड स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट, इसे किसने पब्लिश किया था? वर्ल्ड WMO ने करा था, WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. एंड विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल ट्रेडिंग विथ इंटेलिजेंस, हाउ AI shapes and is shaped by international trade. और इस रिपोर्ट को WTO ने पब्लिश किया था. हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में रिलीज हुआ था, उसमें इंडिया की रैंक क्या रही थी? 83 रैंक पे रहा इंडिया 2024 में रिलीज्ड हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में. एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, इसे किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, राइट? एंड बाय मंथली इसे रिलीज किया जाता है. And which organization released the World Energy Employment Report? And International Energy Agency ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था. And Coal 2024 Analysis and Forecast to 2027 रिपोर्ट, इसे IEA, that is International Energy Agency ने रिलीज किया है.
right? Let's move to the next question, and that is Flamingo Festival 2025 is celebrated in which state? So किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है फ्लैमिंगो फेस्टिवल को? एंड द स्टेट इज ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में ऑब्जर्व किया जा रहा है फ्लैमिंगो फेस्टिवल को। सो 4 साल बाद इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहा है आंध्र प्रदेश। एंड बेसिकली जो फेस्टिवल है फोकस करता है माइग्रेटरी बर्ड्स पर। एंड पुलिकट लेक एंड नीलापट्टू बर्ड सैंक्चुरी में इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड इसी के साथ पुलिकट लेक ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश लगून है। जनरली खारे पानी की सेकेंड लार्जेस्ट लगून है इंडिया में। एंड द फर्स्ट वन इज चिलिका लेक दैट इज लोकेटेड इन ओडिशा, राइट? इसी के साथ इस इवेंट को 5 लोकेशंस पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, दैट इज नीलापट्टू बर्ड सैंक्चुरी, अट्टकानथिप्पा, वीवी पलेम एंड सुलूरुपेट्स गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज एंड श्री सिटी। सो आंध्र प्रदेश के इन 5 प्लेसेस पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एंड जो एक्टिविटीज रहेगी बर्ड वॉचिंग, बायोडाइवर्सिटी सेशन, बोटिंग, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड सुल्लरपेटा में स्टॉल्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा विथ ओवर 200 बर्ड स्पीशीज एक्सपेक्टेड। सो इस फेस्टिवल को आंध्र प्रदेश ऑर्गेनाइज कर रहा है आफ्टर ए गैप ऑफ 4 ईयर, राइट? सो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम जानेंगे। सो करंटली जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है चेंज हुई है, एंड दैट इज अमरावती। सो रिसेंटली आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल को बनाया गया है, दैट इज अमरावती। अमरावती से पहले जो कैपिटल थी आंध्र प्रदेश की वह हैदराबाद की थी। एक जॉइंट कैपिटल थी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की, दैट इज हैदराबाद। एंड हैदराबाद से भी पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी, दैट इज कुर्नूल। कुर्नूल ये आंध्र प्रदेश की सबसे पुरानी कैपिटल है, बट अभी न्यूएस्ट कैपिटल कौन सी है? अमरावती, राइट? इसी के साथ आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1953 में आंध्र प्रदेश बना था। एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में लगा था 1 नवंबर को। सो आंध्र प्रदेश डे 1 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और बेसिकली आंध्र प्रदेश ये किस रीजन से सेपरेट हुआ था? मद्रास से सेपरेट हुआ था। एंड इसी के साथ 2 जून 2014 को बाइफिकेशन हुआ था, और इस प्रकार आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना 2 अलग अलग स्टेट बने। एंड यहाँ के जो करंट गवर्नर है दैट इज सैयद अब्दुल नजीर। सो सैयद अब्दुल नजीर ही इज द करंट गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड सीएम इज एन चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी से बिलोंग करते हैं एंड सीएम है आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीट से टोटल अभी रिसेंटली, एंड लोकसभा की यहाँ पे 25 सीट्स है, right? So these all are the important facts of Andhra Pradesh, and now Andhra Pradesh से related कुछ करंट क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज सो रिसेंटली विच इन्वेजिव प्लांट इज बीइंग यूज्ड बाय आर्टिजन्स इन आंध्र प्रदेश फॉर इको फ्रेंडली हैंडीक्राफ्ट। सो इको फ्रेंडली हैंडीक्राफ्ट्स को बनाने के लिए रिसेंटली इन्वेजिव प्लांट को यूज किया गया आर्टिजन्स के द्वारा आंध्र प्रदेश में, दैट इज वाटर हायासिंथ। इसको यूज करके हैंडीक्राफ्ट्स बनाए गए। एंड अ ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो पलनाडु में रिसेंटली एक ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन को डिस्कवर किया गया था। एंड रिसेंटली हु वाज इलेक्टेड यूनानिमसली एज द स्पीकर ऑफ द 16th आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड दैट इज सी अयाना पेट्रोडू। सो रिसेंटली ये यूनानिमसली इलेक्ट हुए हैं द 16th स्पीकर ऑफ द आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड रिसेंटली विच प्रिजन रिसीव द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड बाय द आंध्र प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, एंड दैट इज राजमुंद्री सेंट्रल प्रिजन। इन्हें ये अवार्ड दिया गया। एक प्रिजन है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड यह मिला। एंड विच कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विथ मारुत ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च ड्रोन एज अ सर्विस ऑपरेशन इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, एंड दैट इज इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। Let's move to the next slide, and that is India's first commercial utility scale battery energy storage system is located at which place? So India को अपना first battery energy storage system मिला है, और
कहाँ पर लोकेटेड है? सो साउथ दिल्ली में किलोक्री में रिसेंटली इंडिया का पहला कमर्शियल यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को स्टार्ट किया गया एंड मार्च 2025 में ये ऑफिशियली फंक्शन में आ जाएगा। कहाँ पर? किलोक्री साउथ दिल्ली में। बेसिकली ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है इसका यूज किया किस पर्पस से किया जाएगा? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में है, एनर्जी को स्टोर करने के लिए, ग्रिड रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ग्रिड में एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए इसके बनाया गया है। कहाँ पर? साउथ दिल्ली में। बेसिकली इसमें लिथियम आयन बैटरीज को यूज किया जाता है, कॉमनली जो हाई एनर्जी डेंसिटी एंड लॉन्ग लाइफ के लिए जानी जाती है। एंड ये जो प्लांट है 20 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, जनरेट करेगा एंड 40 मेगावाट आवर इसकी सेविंग कैपेसिटी है एज पर दिस बीईएसएस सिस्टम। और इसे बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड स्टेशन पर स्टार्ट किया जाएगा। 4 आवर्स पावर डेली जनरेट करेगा और 2 आवर्स स्प्लिट किया गया है इसकी पावर को, जनरली 2 आवर्स डे में एंड 2 आवर्स नाइट में। इस प्रकार टोटल अ डे 4 आवर्स की पावर जनरेट करेगा यह स्टोरेज सिस्टम। और बेसिकली इस प्रोजेक्ट के लिए जो कोलैबोरेशन हुआ है वो बीआरपीएल, इंडीग्रिड एंड ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट के बिटवीन हुआ है। सो रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया का इनिशिएटिव रहा दी बीईएसएस, इंडिया का पहला कमर्शियल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और कहाँ पे ओपन हुआ है? किलोक्री साउथ दिल्ली में, राइट। इसी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है। सो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इंडिया का एक टर्म हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज पंचामृत प्लेज। सो यूएनएफएसएस की कॉप 26 हुई थी ग्लासगो में 2021 में। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने एक टारगेट सेट किया था and that target is 500 gigawatt of non-fossil fuel based energy by 2030। 500 गीगावाट की पावर हमें जनरेट करनी है, नॉन फॉसिल फ्यूल रहेगा, ग्रीन एनर्जी रहेगी। और इस प्रकार 2030 तक हमने एक टारगेट सेट किया था ग्लासगो में 2021 में कॉप 26 के दौरान। और इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने एक प्लेज ली थी, शपथ ली थी, दैट इज पंच अमृत प्लेज। और पंच अमृत प्लेज के टोटल 5 कंपोनेंट है। पहला जो कंपोनेंट है, इंडिया विल इंक्रीज इट्स फॉसिल नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। सो पहला टारगेट है 2030 तक हमें 500 गीगावाट अचीव करना है ग्रीन एनर्जी में। जो सेकेंड टारगेट रहा, रिन्यूएबल एनर्जी को 50% बनाना है इंडिया में 2030 तक। एंड जो थर्ड टारगेट रहा 2030 तक 1 बिलियन टन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन को अबेट करना है, खत्म करना है। एंड इसी के साथ जो फोर्थ टारगेट रहा था, कार्बन इंटेंसिटी लेवल को 45% से भी कम करना है 2030 तक इंडियन इकोनॉमी में। दैट इज द फोर्थ टारगेट ऑफ पंच अमृत। एंड जो लास्ट टारगेट रहा पंच अमृत का, नेट जीरो एमिशन और 2070 का टारगेट रहेगा। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट है, यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से जो एसडीजी 7 है और 13 है वह फोकस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पर, क्लाइमेट एक्शन पर, क्लीन एनर्जी पर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हिंदी डे 2025? सो वर्ल्ड हिंदी डे 2025 की थीम क्या रही? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। सो 10th ऑफ जनवरी को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे टू प्रमोट हिंदी एज ए ग्लोबल लैंग्वेज, राइट। सबसे पहले 2006 में इस इवेंट को ऑब्जर्व किया गया था, ऑनर किया गया था। द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 1975 में हुई थी। कहाँ पर? नागपुर, इंडिया। इंपॉर्टेंट है यह पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड लेवल पर नागपुर में हुई थी 1975 में। और इस बार 2025 की जो थीम रही, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड। एंड इसी के साथ नेशनल हिंदी डे 14th ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है 1949 से। हिंदी के स्टेटस को रिकॉग्नाइज करता है यह डे एज ए इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। इसी के साथ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया की बात की जाए तो संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज 2005 में कैटेगराइज किया गया था संस्कृत को एज ए क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तमिल क्लासिकल लैंग्वेज है 2004 में
ग्रांट मिला था तमिल को एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, एंड तेलुगु लैंग्वेज को 2008 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। देन कन्नड़ लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस 2008 में दिया गया था। मलयालम लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस 2013 में दिया गया था। इसी के साथ ओडिया लैंग्वेज को स्टेटस 2014 में मिला, एंड 2024 में रिसेंटली 5 अनदर लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस मिला है, दैट इज मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली, राइट। सो इन 5 अदर लैंग्वेजेस को रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला, एंड इस प्रकार टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो चुकी है इंडिया में? रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स। Let's move to the next one. So, Panat Sangachu second hydroelectric project which was seen in news is located in which country? So, किस country में located है Panat Sangachu hydroelectric project? भूटान में located है। Basically, इंडिया एंड भूटान के बिटवीन जॉइंट वेंचर है। इस प्रोजेक्ट के लिए बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था, और इसी के लिए पीएचईपी सेकंड की अभी रिसेंटली 2 यूनिट्स को एग्जीक्यूट किया गया बाय दी बीएचईएल, दैट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इन्होंने रिसेंटली 6x170 मेगावाट की 2 यूनिट्स को कमीशन करा है भूटान में पुनात संगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ये वांगडू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वांगडू, फुनसुक वांगडू, 3 इडियट्स का कैरेक्टर था या। सो वांगडू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, एंड भेल ने यहाँ पे अपने इस प्रोजेक्ट को कमीशन किया है। एंड इससे पहले भेल ने यहाँ पर 6x200 मेगावाट कैपेसिटी का पुनात संगचू फर्स्ट प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया था, और बेसिकली ये जो पहला प्रोजेक्ट था ये भूटान की जो टोटल कैपेसिटी है रिन्यूएबल उसमें 89% कंट्रीब्यूट करता है। इस प्रकार इंडिया एंड भोपाल के बिटवीन ये जॉइंट प्रोजेक्ट है पुनात संगचू फर्स्ट एंड सेकंड, एंड दोनों को किसने कमीशन करा है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने, भेल ने। न्यू दिल्ली में कॉर्पोरेट ऑफिस है इनका, राइट। सो सिंपली इस प्रोजेक्ट को ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की। उसी से रिलेटेड कुछ अदर प्रोजेक्ट्स को हम रिवाइज करेंगे जो रिसेंटली न्यूज में थे, एंड दैट आर टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी न्यूज में था, और कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी न्यूज में था, और किस 2 स्टेट की बॉर्डर पर लोकेटेड है? अरुणाचल प्रदेश और असम बॉर्डर पर लोकेटेड है। What is the total outlay of the scheme of budgetary support for enabling infrastructure for hydroelectric project? एंड इसके लिए टोटल 12,461 CR का लोकेशन हुआ था सपोर्ट के लिए। एंड अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस कंट्री से एसोसिएटेड है? नेपाल से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? सो किस मिनिस्ट्री के अंडर परफॉर्म करती है? आईटीबीपी। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर परफॉर्म करती है आईटीबीपी। जनरली 24 अक्टूबर 1962 को एस्टेब्लिश किया गया था आईटीबीपी को आफ्टर द सिनो इंडियन वॉर। एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है एमएचए के अंडर, एंड ये जो फोर्स है ये इंडिया चाइना बॉर्डर के नियर बाय सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जनरली इंडिया चाइना बॉर्डर जिसे एलएसी कहा जाता है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 3488 किलोमीटर है, एंड वहां पर टोटल 197 आउटपोस्ट को डेवलप किया जा चुका है बाय द आईटीबीपी। हाई एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है ये आउटपोस्ट। जनरल एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक सीक्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी के लिए एंड सूचना के आदान प्रदान के लिए डेवलप किए जाते हैं बॉर्डर अलोंग साइड। एंड कितनी हाइट पर लोकेटेड है? ये 9000 फीट एंड 18,750 फीट पर लोकेटेड। सो आईटीबीपी इस हाइट पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडिया को, एंड रिसेंटली आईटीबीपी ने बॉर्डर के नियर बाय 33 आउटपोस्ट को मूव किया है, एंड 2004 में ये कंप्लीट एक्शन फोर्स में कंप्लीट हो चुकी थी आईटीबीपी। एंड इसी के साथ आईटीबीपी का जो मोटो है दैट इज शौर्य, दृढ़ता, कर्म एंड निष्ठा। वेलर, डिटर्मिनेशन, डिवोशन टू ड्यूटी, यह मेन
मोटो रहा आईटीबीपी का। एंड रिसेंटली हमने देखा था राहुल रसगोत्री अपॉइंट हुए थे आईटीबीपी के चीफ। इसी के साथ नीना सिंह का नाम हमने पढ़ा था, जो फर्स्ट विमेन बनी थी, डीजी बनी थी सीआईएसएफ की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। एंड इसी के साथ बीएसएफ के जो डीजी थे वो भी न्यूज में थे, दैट इज दलजीत सिंह चौधरी, राइट। सो इस प्रकार 3 एक्शन फोर्स के डीजी हमने यहाँ पे डिस्कस करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which city has become home to India's first green hydrogen hub under the National Green Hydrogen Mission? So National Green Hydrogen Mission NGHM के तहत इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब यह कौन बना है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। सो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश ये बन चुका है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। सो एनजीएचएच ये इंडिया के रिन्यूएबल मिशन में से एक ही 2030 तक का टारगेट है एनजीएचजी के लिए, और इसी के तहत विशाखापट्टनम बन चुका है पहला ग्रीन हब, राइट। सो जनवरी 2023 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। इसका टारगेट है 2030 एंड गोल क्या है? 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है एनुअली बाय 2030 एंड इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाना है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, राइट। Let's move to the next question. Recently, who has been appointed as the Revenue Secretary in the Ministry of Finance? So recently, Revenue Secretary in the Ministry of Finance कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी तुहिन कांता पांडे। सो रिसेंटली इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तुहिन कांता पांडे ये बन चुके हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अरुणेश चावला को अपॉइंट किया गया था रेवेन्यू सेक्रेटरी, बट रिसेंटली इन्हें किसी दूसरी पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है और इनकी जगह रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है तुहिन कांता पांडे को, राइट। एंड अरुणेश चावला इन्हें अपॉइंट किया गया है टू द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट में। एंड नाउ तुहिन कांता पांडे ये न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड फाइनेंस सेक्रेटरी है इंडिया के, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। सो न्यू डीजी ऑफ सीआरपीएफ कौन बने हैं? सीआरपीएफ के विपुल कुमार बने हैं। एंड न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी इन फाइनेंस मिनिस्ट्री तुहिन कांता पांडे बने हैं। अरुणेश चावला यह पहले बने थे, बट इन्हें हटाकर तुहिन कांता पांडे को न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया गया है। एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रिसेंटली, एंड दैट इज वी रामा सुब्रमण्यन। इन्हें अपॉइंट किया गया द 9th चेयरपर्सन फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एंड नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल, एंड दैट इज मदन लोकूर। And Francois Bayrou has been appointed as the new PM of which country? So France की new PM बने हैं Francois Bayrou. Next is Emmanuel Ouedraogo. इनकी recently appointment हुई है as the PM of Burkina Faso. And new chief of BrahMos Aerospace ये कौन बने हैं? जतीत राघवेंद्र जोशी। इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी as a chief of BrahMos Aerospace. Right? Let's move to the next question. Next is which organization has announced AI-driven partnership with India's AI mission? So India की AI mission के लिए recently एक partnership को announce करा है, एक organization है, that is option number C, Microsoft. So Microsoft के जो CEO है, that is सत्य नडेला, इन्होंने एक partnership को announce करा है इंडिया के साथ, that is to upskill 5 lakh people and promote inclusive growth by 2026. So 2026 तक इंडिया के एआई सेक्टर में पार्टनरशिप के थ्रू इंडिया को अपस्किल किया जाएगा, और इसके लिए रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ दैट इज सत्य नडेला, राइट। और इसी के लिए एमओयू साइन हुआ है इंडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट के बिटवीन, सो दैट एआई इनोवेशन को एनहांस किया जा सके। 2026 का टारगेट है, और इस एमओयू के साथ एआई प्रोडक्टिविटी लैब्स को स्टार्ट किया जाएगा, जो लगभग 20,000 टीचर्स को एजुकेट करेगा एज पर दिस इनिशिएटिव। एंड रेल टेल के साथ पार्टनरशिप हुई है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एडवांस करने के लिए, इंडियन रेलवे के एडवांसमेंट के लिए, पब्लिक सेक्टर्स के एडवांसमेंट के लिए। सो इंडिया के एआई मिशन में माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली कोलैबोरेट करा है, इसी के साथ रेल टेल ने रेलवे एंड पब्लिक सेक्टर में कोलैबोरेशन किया है।
Let's move to the next question. What is the rank of India in the Henley Passport Index 2025? So भारत की रैंक क्या रही Henley Passport Index 2025 में? That is 85 रैंक पे रहा इंडिया. 2024 में इंडिया की रैंकिंग 80 थी. नाउ 2025 में इंडिया 85 रैंक पर है और इस प्रकार इंडिया को टोटल 57 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल की परमिशन है और इस इंडेक्स में जो जिस कंट्री ने टॉप करा है दैट इज सिंगापुर. टोटल 195 डेस्टिनेशन को एक्सेस कर सकता है सिंगापुर वीजा फ्री ट्रेवल के साथ, राइट. एंड लास्ट 20 इयर्स में काफी वेरिएशन देखने को मिला है इंडिया की रैंकिंग में. 2006 में इंडिया की रैंकिंग 71st थी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग. एंड उसके बाद इंडिया 2025 में 85 पे रहा एंड 24 में 80th रैंक पे रहा और बेस्ट रैंकिंग 71st थी 2006 में, राइट. एंड इसी के साथ 2021 में 90th रैंक, सबसे पुअर रैंक 2021 में दी गई थी. हेनले पासपोर्ट ने 90th रैंक दी थी और इंडिया की जो नेबर कंट्रीज जैसे लाइक चाइना, चाइना को 60th रैंक मिली है, भूटान को 90th रैंक मिली है, श्रीलंका को 96th मिली है, बांग्लादेश को 100th रैंक मिली है एंड नेपाल को 101 रैंक मिली है इस इंडेक्स में, पाकिस्तान को 103 एंड अफगानिस्तान को 106. और जो टॉप 10 रैंकर्स है उन्हीं में फर्स्ट रैंक पर सिंगापुर है एंड सेकंड पर जापान है एज पर दिस इंडेक्स, राइट. इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. आज के जो क्विज के टॉपिक है दैट इज एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी. सो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर.